हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर विलियम में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को देखेंगे। आपको सॉल्यूशन चैप्टर में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का एक पार्ट हमने बना दिया है पहले। दूसरी पार्ट में हम लोग देखे, पहले आप ये जाने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक तरह का कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। आप ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आप ये समझे पहले कि फ्रीजिंग पॉइंट है क्या चीज। हमने क्या बोला है कि ये आपका लिक्विड है और ये सॉलिड। जब ये सॉलिड और ये लिक्विड दोनों इक्विलिब्रियम में हो, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म और लिक्विड फॉर्म इक्विलिब्रियम में हो, उस टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। या ऐसे बोले, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर और सॉलिड का वेपर प्रेशर दोनों बराबर हो जाता हो। जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर और सॉलिड का वेपर प्रेशर दोनों बराबर हो जाता हो, उस टेम्परेचर को हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। अब यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट बाबू बता देते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। ये फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिक्रीज करेगा, डिप्रेशन में घटना, जो फ्रीजिंग पॉइंट जो घटेगा उसी को हम लोग बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आज हम लोग जानेंगे कि ये कैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। तब तक हम लोग थोड़ा सा जान जाए कि डिप्रेशन क्या होता है। आप समझो कि मान लो ये वेपर है, ये वेपर प्रेशर है और ये हमारा टेम्परेचर है। जो ये सारा चीज हम लोग बात कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। अब देखिए, हमने बात किया कि अगर ये सॉल्वेंट है तो ये सॉल्वेंट का यहां पे इसका वेपर प्रेशर, आप जानते हो कि टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर बढ़ता है और टेम्परेचर जब घटाएंगे तो वेपर प्रेशर घटेगा। और हम टेम्परेचर घटा रहे हैं, मान लो कि घटाते घटाते इस समय सॉलिड एपियर होने लगा और यहां पे सॉलिड और इस लिक्विड का वेपर प्रेशर दोनों बराबर हो गया। अब एक चीज और भी जान जाओ, सॉलिड में जो वेपर प्रेशर ज्यादा घटता है तो स्ट्रेटली आ जाता है, एकदम स्ट्रेट, एकदम सीधा आ जाता है। अब बताइए, ये इस टेम्परेचर पे यानी कि ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा। जब इक्विलिब्रियम दोनों का वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, सॉलिड एपियर हुआ। और इस टेम्परेचर पे क्या होगा कि दोनों का वेपर प्रेशर बराबर हो गया। और जिस टेम्परेचर पे बराबर होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, फ्रीजिंग पॉइंट। अब आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो वेपर प्रेशर घट जाता है। अब घट गया वेपर प्रेशर, अब फिर टेम्परेचर घटाएंगे तो चूंकि ये सॉल्वेंट का ही ना सॉलिड है, सॉलिड फॉर्म है, तो अब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर घटाएंगे। एक समय ऐसा आएगा ये सॉलिड फॉर्म में जाके यहाँ दोनों सॉलिड फॉर्म में आएगा। इसका मतलब कि इस टेम्परेचर किसका हो गया, ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। कहने का मतलब ये कि जैसे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो इतना फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, घट जाता है। और जो घटता है फ्रीजिंग पॉइंट, उसी को हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये हमने बताया हुआ था कि जो घटेगा वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पे, यानी सॉल्यूट कितना हमने डाला और सॉल्यूट का मोलारिटी पे। यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को डेल्टा टीएफ बोलते हैं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन को। तो अब ये हम यहां पे प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, कांस्टेंट देंगे, तो डेल्टा टीएफ बराबर हम करेंगे केएफएम। केएफएम, यहां पे केएफ क्या है, एक तरह का कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को बोलते हैं हम लोग मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अब इसके लिए आपको लेक्चर 24 देखना पड़ेगा, जितना हम लोग बात किए हैं आप जाकर के उसको देखिए। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये इक्वेशन आया तो कैसे आया। ये कभी कभी बिहार बोर्ड में पूछ देता है कि डिराइव कीजिए इस इक्वेशन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का।
तो हम लोग क्या करेंगे कि डेरिवेशन ऑफ डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन डेल्टा टी एफ बराबर के एफ एम। अब इस एक्सप्रेशन को एकदम एग्जैक्ट है किसका, एकदम एग्जैक्ट है किसका, तो आप इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, आप जैसे इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में किए हो ठीक उसी तरह से करना है, बशर्ते वहां पे फ्रीजिंग पॉइंट घट जा रहा है और यहां पे फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जा रहा है। तो यहां पे हम जानते हैं, आपसे हम बात किए हुए हैं कि मतलब जितना ही लोअर होगा, लोअर द वेपर प्रेशर लोअर इज द फ्रीजिंग पॉइंट, यानी जितना ज्यादा यहां पे वेपर प्रेशर में कम होगा उतना ही यहां पे फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। इसका मतलब लोअर द वेपर प्रेशर, lower the vapor pressure, lower is the freezing point। यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा उतना ही घटेगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट जो घटेगा बाबू, इसको हम लोग ऐसा करते हैं, डेल्टा पी कर दें, यहां पे कर दे लोअर, यानी डेल्टा टी एफ उतना ही डिक्रीज करेगा। लोअर का मतलब जितना घटेगा चेंज, इसका मतलब डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। अच्छा अब एक चीज बताइए, यानी जितना ही वेपर प्रेशर घटेगा, वेपर प्रेशर घट रहा है उतना ही क्या होगा, उतना ही वेपर प्रेशर घटेगा उतना ही फ्रीजिंग पॉइंट भी घटेगा। अब बताओ हम लोग फ्रॉम रॉड्स लॉ, हम लोग क्या जानते हैं कि डेल्टा पी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2। x2 क्या है, x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। आप ऐसा करो, इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 बना लो। हम क्या जान रहे हैं, डेल्टा टी एफ डेल्टा पी का प्रोपोर्शनल है और डेल्टा पी एफ किसका प्रोपोर्शनल है, x2 का। इसका मतलब डेल्टा टी एफ x2 का प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब कि फ्रॉम 1 and 2 डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल टू x2। अब आप बताओ x2 को अगर हम प्रोपोर्शनल है तो कांस्टेंट तो देना होगा के x2। अच्छा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट x2 बराबर होता क्या है, ये बताओ आप क्या होगा, N2 N1 प्लस N2। इसका मतलब कि जिसका निकालना है उसका मोल ऊपर बटा टोटल मोल, ये तो आप जानते हो। अब डेल्टा टी एफ बराबर क्या जानते हैं कि N2 बाई N1 प्लस N2। आप पहले से नोट करो। अब देखिए यहां पे क्या है कि यहां पे क्या है कि डेल्टा टी एफ ये इन केस ऑफ डायल्यूट सॉल्यूशन, इन केस ऑफ डायल्यूट सॉल्यूशन, डायल्यूट सॉल्यूशन में क्या होता है ये बताओ। अगर डायल्यूट सॉल्यूशन में N2 तो बहुत लेस होता है,
N2 is very less than N1. So N2 can be neglected. N2 क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं. तो कहां का N2 नेग्लेक्ट करेंगे? कहां का N2 को नेग्लेक्ट करेंगे? ये N2 ऊपर वाला को कि नीचे वाला को? तो देखो हम बार बार बोलते हैं कि जब भी कैलकुलेट करना होगा तो जोड़ और घटाव में नेग्लेक्ट करेंगे. आप भागा और गुना में नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, यानी कि उसको हम नीचे वाला को ही नेग्लेक्ट करना होगा. बराबर k इंटू N2 बाई N1. अब यहां पे देखिए इफ, अच्छा N1 क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट. ये सॉल्यूट बराबर क्या होता है? मास ऑफ सॉल्वेंट है. अब ये क्या होगा? मास ऑफ सॉल्वेंट अब बट्टा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट. अब आप बताओ मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि हम इस N1 को, N1 बराबर क्या होगा? W1 बाई M1 होगा या नहीं होगा? अब आप बताओ इस N1 के बदले हम इतना लिखेंगे तो डेल्टा TF क्या हो जाएगा? डेल्टा TF क्या हो जाएगा? K इंटू W1 बाई N2 बाई W1 इंटू M1. अच्छा, अब पहले आप इसे नोट करो. अब देखो यहां पे क्या करेंगे कि आप N2 तो जान गए, आप W1 क्या है? N2 नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है. A1 क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है. W1 क्या है? W1 क्या है बाबू? तो मास ऑफ सॉल्वेंट, इनकी मास ऑफ सॉल्वेंट है. अब देखो यहां पे क्या होगा, देखिए, ठीक है. M1 इज कांस्टेंट. M1 क्या है बाबू? कांस्टेंट. मोलर मास तो कांस्टेंट होता है. अच्छा, एक चीज और, इफ W1 इज इक्वल टू 1 kg और 1000 ग्राम, यानी कि ये कांस्टेंट है. अब यानी कि हम यहां पे कर सकते हैं डेल्टा टी एफ बराबर के इंटू M1, एक जगह कर दे कांस्टेंट को कांस्टेंट से, N2 बाई W1. कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट एक अलग कांस्टेंट हो जाएगा और उस कांस्टेंट को बोलेंगे डेल्टा टी एफ बराबर के एफ और बराबर N2 बाई W1. अब यहां पे क्या कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट N2, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट N2, present 1 kg of सॉल्वेंट, यानी कि जो हमारा W1 अगर 1 kg हो, 1 kg सॉल्वेंट में जितना नंबर ऑफ मोल रहता है इज कॉल्ड मोलारिटी. यानी कि 1 kg सॉल्वेंट में जितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट होता है उसी को मोलारिटी बोलते हैं. यानी कि हम N2 बाई W1 को मोलारिटी M कर सकते हैं, यानी डेल्टा TF बराबर क्या हो जाएगा? KF M. यही है आपका इक्वेशन, आप इसे नोट कर लो. अब देखिए यहां पे आपसे बात करेगा कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज. कैसे है ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट? एक तरह कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैसे है तो थोड़ा समझो. देखिए यहां पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट is a colligative properties.
अच्छा, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, तो कैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है इसको भी जाना बहुत जरूरी है। तो देखिए बाबू, डेल्टा टी एफ बराबर आप के एफ एम जानते हो। अच्छा, ये क्या है, एम क्या है, एम क्या है, हम यहां पे बोले एम तो क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, अब बट्टा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बट्टा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यही तो है। तो आप बताओ यहां पे क्या कर सकते हैं कि n बाई n2 बाई W किसमें, केजी। अब आप बताओ यहां पे W1 कर ज्यादा बेटर रहेगा, W1 केजी, यानी कि डेल्टा टी एफ बराबर के एफ N2 बाई W1 किसमें, केजी। अब आप बताओ यहां पे क्या है कि अगर 1 केजी में, ये तो कांस्टेंट है के एफ, 1 केजी में अगर 2 मोल गुला है तो मोल इसका डिफिनेशन 2, अगर 1 केजी में 4 मोल गुला हो तो डिफिनेशन 4, 1 केजी में 10 है तो डिफिनेशन 10, यानी अगर इसको कांस्टेंट रखते हैं तो 5, 1 केजी में 50 मोल गुला है तो 50, इसका मतलब डेल्टा टी एफ डिपेंड्स अपॉन N2। हाँ, और डेल्टा टी एफ किस पे डिपेंड करेगा, N2 पर। डेल्टा टी एफ डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, सो इट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सो एक तरह का ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, यानी कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्यों है, क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करने वाला कुछ भी चीज को हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहेंगे। आप पहले आप इसे नोट करो। अब देखो, नोट कर लिए। अब देखो क्या है कि अब हम लोग क्या करेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास, from calculation of molar mass of solute from depression in freezing point, depression in freezing point, depression in freezing point। अब देखो यहां पे, अब देखिए यहां पे क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट। आप क्या जानते हो, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ एम। एम क्या होगा, एम बराबर मोलरिटी तो हम जानते हैं, मोलरिटी एम बराबर क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट W2 बटा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट M2 गुने मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, अब यहां पे क्या है, तो यहां पे क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब एम डेल्टा टी एफ के एफ, अच्छा अब ऐसा करते हैं एक बार, एम बराबर क्या होगा, W2 बाई M2 गुने W1 होगी कि इसमें केजी में, इसको हम W1 बना दें। अब बताओ, अब डेल्टा टी एफ बराबर क्या होगा, के एफ W2 बाई M2 गुने W1 किसमें, केजी। अब बताओ, ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को तो निकालना है, तो अब इसमें सब कुछ दिया रहेगा तो M2 नहीं निकाल सकता है, तो M2 बराबर क्या हो जाएगा,
M2 बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा ये M2 इधर चला जाएगा, तो KF W2 बाई डेल्टा TF W1 के। ठीक है, आप पहले आप इसे नोट कर लो। अब देखिए, नोट करो। अब देखिए यहां पे अब बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फ्रॉम enthalpy of vapor, enthalpy of fusion। हम पहले मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बताए थे, अब मोलर एमिशन कांस्टेंट। अब देखिए यहां पे मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट क्या है बाबू, इसके लिए केएफ का फॉर्मूला होता है आर टी नोट का स्क्वायर बटा में 1000 LF। बस कुछ नहीं है, सेम चीज है केबी और केएफ का। यहां केबी करेंगे तो एलबी करेंगे और केएफ करेंगे तो एलएफ करेंगे, बस और कुछ नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है। इसको हम एलएफ बराबर क्या करते हैं, तो डेल्टा एचएफ बटा में M1। अब ये M1 को हम इसको हम एलएफ को वैल्यू को यहां रखेंगे तो के एफ बराबर हो जाएगा आर टी नोट का स्क्वायर बटा में 1000 डेल्टा एच एफ इंटू M1। यहां पे क्या क्या है, टी नोट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉलिड, ठीक है। अच्छा, एलएफ क्या है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, डेल्टा एचएफ क्या है, लैटेंट हीट of fusion per mole of solvent, पर मोल ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। M1 क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। और एक चीज बचा है यहां पे आर क्या है, गैस कांस्टेंट। अब आर का वैल्यू कितना होता है, तो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। यानी कब, व्हेन LF एंड डेल्टा HF आर इन जूल। अगर ये जूल में होगा तो हम लोग आर का वैल्यू इतना पुट करेंगे 0.81314। आप इसे नोट कर लो। अब देखो यहां पे क्या है, नोट कर लिए। अब देखो यहां पे क्या है, यहां पे एप्लीकेशन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखिए, अब जैसे अब कश्मीर वगैरह में जाइएगा तो जाड़े के दिन में वहां पे -8 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। अब बताइए, -8 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है तो आप बताओ क्या -8 डिग्री सी में जितना भी पानी है सब तो बर्फ जम जाएगा।
अब बताओ जब बर्फ जम जाएगा तो कार वगैरह में हम लोग रेडी वाटर में पानी डालते हैं। अब बताओ क्या होगा, जैसे हम लोग पानी डालेंगे रेडी वाटर में वो तो बर्फ जमा हुआ रहेगा। तो बताइए जाड़े के दिन में कार चलाना संभव है क्या वहां पे? तो कार चलाना संभव क्यों हुआ वहां पे? और वहां पे कार चलाना संभव हुआ है ड्यू टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के चलते। इसके लिए हम लोग सोल्यूट डाल देते हैं और सोल्यूट के रूप में क्या डालते हैं? इथिलीन ग्लाइकोल डालते हैं। जनरली इथिलीन ग्लाइकोल डाला जाता है जिससे उसका वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कर देता है? घटा देता है। और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट को घटा देगा तो जिस टेम्परेचर पे हमको फ्रीज करना चाहिए उससे ज्यादा टेम्परेचर चाहिए उसको फ्रीज करने के लिए। इसका मतलब कि वहां पे वो वाटर फ्रीज ही नहीं होगा। तो फ्रीज नहीं हुआ तो आराम से चलेगा। इसका मतलब रनिंग ऑफ कार इन सब जीरो weather is possible. Running of car in sub-zero weather is possible due to depression in freezing point. यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट को घटाने के कारण हमारा रनिंग ऑफ कार पॉसिबल हुआ। अब इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? फॉर दिस इथिलीन ग्लाइकोल इज यूज्ड। फॉर दिस इथिलीन ग्लाइकोल इज यूज्ड। इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं? इथिलीन ग्लाइकोल। यानी इथिलीन ग्लाइकोल को जनरली यूज करते हैं और इसको हम लोग एंटी फ्रीज सब्सटेंस भी बोलते हैं। एंटी फ्रीज भी बोलते हैं। अच्छा अब देखिए, अब जैसे क्या होता है, कभी कभी न्यूज में सुनने को मिलता है कि आज बहुत ज्यादा बर्फबारी हुआ जिसके कारण सारा यातायात ठप हो गया। तो इसके लिए हम लोग यूज क्या करते हैं कि अगर हम NaCl और CaCl2 और NaCl और CaCl2 का यूज करते हैं। जो रोड में अगर स्नो गिर गया, आइस गिर गया तो उसको हटाने के लिए हम लोग NaCl और CaCl2 का यूज करते हैं। सर इससे क्या होता है? ये वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट को घटा देता है और जैसे ही वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट को घटा देगा तो दे गेट मेल्ट एंड रोड बिकम क्लियर। तो यहां पे NaCl और CaCl2 is used to clear snow from road। अब ऐसा क्यों? बिकॉज आपको ये सॉल्यूट है बाबू। अब जैसे सॉल्यूट डालते थे तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या कर जाता है? घट जाता है। बिकॉज इट डिक्रीजेस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। यानी वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसको और घटा देता है। यानी कि जब फ्रीजिंग पॉइंट घट गया यानी कि उस टेम्परेचर पर वो फ्रीज नहीं होगा और जब फ्रीज नहीं होगा तो मेल्ट करके गिर जाएगा। सो आइस गेट मेल्ट एंड रोड बिकम क्लियर। और रोड क्या हो जाता है? क्लियर हो जाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, why CaCl2 is used to clear snow from road। तो रिमूव स्नो फ्रॉम रोड ऐसा ही बोल सकते हैं। तो इसको हटाने के लिए तो क्या करते हैं हम लोग? जैसे ही हटाते हैं तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट घट जाने से क्या होगा? अब उस टेम्परेचर पे वाटर फ्रीज नहीं करेगा, आइस नहीं बनेगा, इसलिए आइस क्या कर जाता है? मेल्ट कर जाता है और रोड क्लियर हो जाता है। हम समझते हैं कि अब आपको समझ में आया होगा। पहले आप इसे नोट कर लो। अब आप नोट कर लिए। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, इसको और साथ में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को दोनों को आप पढ़ो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को दोनों को आप पढ़ो
और दोनों के आधार पे हम आपसे न्यूमेरिकल की बात करेंगे। नहीं, अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कृपया सब्सक्राइब करो और लाइक करो, नहीं, और शेयर करो, जिससे कि मेरा हौसला बढ़े। अगर हौसला बढ़ेगा तभी हम अच्छा से कर पाएंगे, नहीं तो ऐसे धीरे धीरे डिप्रेस हो जाएंगे। ठीक है, तो आप कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का, सब्सक्राइब करने का। थैंक यू।